नया राजनीतिक मैप जारी कर पाकिस्तान ने खेला कूटनीतिक दांव-पेच। जूनागढ़ को बताया पाकिस्तान का हिस्सा। भारत ने इस पूरी कवायद को बताया राजनीतिक बेतुकापन। मंगल ग्रह को लेकर नासा की एक और बड़ी कामयाबी। लाल ग्रह पर अनछुए पहलुओं की तलाश में रवाना हुआ रोवर। बेहद कठिन होता है मंगल पर मिशन भेजना। चीन की सीमा से लगे गांवों में रक्षा क्षेत्र की दूसरी पंक्ति तैयार करने की मुहिम शुरू। क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने का विचार। इनर लाइन परमिट से उत्तराखंड के कुछ हिस्सों को छूट देना भी योजना का हिस्सा। लोकसभा अध्यक्ष को सौंपी गई कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी पर फाइनल रिपोर्ट। बेरोजगारी बीमा और ग्रेच्युटी हासिल करने की शर्त में ढील देने की सिफारिश। रिपोर्ट में एम्प्लॉय की परिभाषा में विस्तार का भी जिक्र। और यूनिसेफ ने जारी की शीशे के नुकसान से जुड़ी रिपोर्ट। दुनिया के 1/3 बच्चे शीशे के जहरीले प्रभाव की चपेट में। एक शक्तिशाली न्यूरोटॉक्सिन है शीशा। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। हाल ही में पाकिस्तान ने एक नया राजनीतिक मानचित्र जारी किया है। इसमें जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, सर क्रीक सहित जूनागढ़ को पाकिस्तान के नक्शे में शामिल किया गया है। हालांकि भारत ने पाकिस्तान की इस हरकत को राजनीतिक बेतुकापन करार दिया है। आपको बता दें कि सर क्रीक कच्छ के रण में भारत और पाकिस्तान के बीच विवादित जल की 96 किलोमीटर लंबी पट्टी है। यह विवाद भारत में कच्छ और पाकिस्तान में सिंध के बीच की समुद्री सीमा रेखा को लेकर है। दरअसल इस सीमा रेखा को लेकर दोनों देश बंबई सरकार के प्रस्ताव 1914 की अलग अलग व्याख्या करते हैं। यह प्रस्ताव 1914 में कच्छ के राव महाराज और तत्कालीन सिंध की सरकार के बीच हुए समझौते के हस्ताक्षर के बाद बनाया गया था। वहीं अगर जूनागढ़ की बात करें तो आज़ादी से पहले यह एक रियासत था जिस पर बाबी राजवंश का शासन था। ये मुस्लिम शासक थे जबकि यहाँ की जनता हिंदू बहुसंख्यक थी। जूनागढ़ के शासक आज़ादी के बाद पाकिस्तान में मिलना चाहते थे लेकिन वहाँ की जनता इसके विरोध में थी। 1948 में एकीकरण के दौरान जूनागढ़ को जनमत संग्रह के द्वारा भारतीय संघ में मिला लिया गया। यह पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान ने जूनागढ़ को अपने क्षेत्र के हिस्से के रूप में चित्रित करने की कोशिश की है। 2012 में पाकिस्तान के एटलस में भी जूनागढ़ को पाकिस्तान के क्षेत्र के रूप में चित्रित किया गया था। बीते दिनों UN की कमेटी ने कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से किया गया विरोध प्रदर्शन चाहे ऑनलाइन हो या सार्वजनिक तौर पर उपस्थिति दर्ज कराकर इसे एक आधारभूत मानवाधिकार माना जाना चाहिए। इसका अर्थ हुआ कि अब शांतिपूर्ण तरीके से सभा करने का अधिकार डिजिटल गतिविधियों पर भी लागू होगा। गौरतलब है कि दुनिया भर में सरकारें राजनीतिक अधिकारों और नस्लीय न्याय को लेकर हो रहे प्रदर्शनों का सामना कर रही हैं। UN में 18 स्वतंत्र विशेषज्ञों की समिति गठित की गई थी जिसका मकसद यह पता लगाना था कि दुनिया भर के देश ICCPR यानी इंटरनेशनल कवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स को कैसे लागू करते हैं। ICCPR अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संधि है जिसे 1966 में अपनाया गया था। इसके अनुच्छेद 21 में शांतिपूर्ण तरीके से सभा करने के अधिकार का जिक्र है। UN की मानवाधिकार समिति ICCPR के लागू होने की निगरानी करती है। आपको बता दें कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 19B के तहत शांतिपूर्ण ढंग से बिना हथियार सभा करने का अधिकार दिया गया है। भारत द्वारा जापान और ताइवान के कुछ उत्पादों पर लिए जाने वाले आयात शुल्क के विरोध में दोनों देशों ने WTO का दरवाजा खटखटाया था। इसे देखते हुए WTO ने 2 और विवाद निपटान पैनलों का गठन किया है। WTO पहले ही इस तरह के मामले में यूरोपियन यूनियन की शिकायत पर जांच कर रहा है। इस तरह अब इंपोर्ट ड्यूटी पर विवादों को सुलझाने के लिए WTO द्वारा गठित पैनलों की संख्या 3 हो गई है। दरअसल मामला यह है कि भारत इन 2 देशों से आयात होने वाले मोबाइल फोन सहित दूसरे सूचना और प्रौद्योगिकी तकनीकी उत्पादों पर आयात शुल्क लेता है। इस पर जांच के लिए इन दोनों देशों ने WTO से मांग की थी कि उनकी शिकायतें यूरोपियन यूनियन के विवाद के समान ही हैं, इसलिए इस मामले में सिंगल पैनल गठित किया जाना चाहिए। हालांकि इस पूरे मामले में भारत ने साफ कर दिया था कि वह जापान, ताइवान और यूरोपियन यूनियन की शिकायतों पर सुनवाई के लिए सिंगल पैनल पर सहमत नहीं है क्योंकि तीनों की शिकायतों में काफ़ी अंतर है। आपको बता दें कि इस आयात शुल्क के मामले में जापान ने अपनी शिकायत में 39 अलग अलग पैमानों का हवाला दिया था जबकि यूरोपियन यूनियन और ताइवान ने 6 पैमानों का।
तीनों ने ही WTO में इस बात की मांग की थी कि तीनों शिकायतों के लिए सिंगल पैनल होना चाहिए। गौरतलब है कि भारत ने जुलाई 2017 में पहली बार मोबाइल फोन और कुछ अन्य ICT उत्पादों पर 10% सीमा शुल्क लागू किया था, जिसे बाद में बढ़ाकर 15% कर दिया गया था और फिर इसे 20% तक कर दिया गया। WTO के 3 पैनल अब इस पूरे मामले की जांच करने जा रहे हैं। हालांकि इस पूरे विवाद में EU, US, चीन, सिंगापुर, ताइवान सहित दूसरे देशों ने भारत से बातचीत की पेशकश की है, क्योंकि इन देशों का मानना है कि भारत के ऐसे फैसलों से उनके व्यापार पर काफी असर पड़ेगा। जानकारों की माने तो अगर WTO भारत के खिलाफ अपना फैसला देता है तो इसका सबसे बड़ा फायदा चीन को होगा, क्योंकि भारत बड़े स्तर पर चीन से इन उत्पादों का आयात करता है। वित्त वर्ष 2020 में भारत ने चीन से $15.7 बिलियन का आयात किया था। बीते दिनों नासा ने मंगल ग्रह पर परसिवरेंस रोवर भेजकर एक और सफलता हासिल की है। यह रोवर मंगल पर प्राचीन जीवन के साक्ष्यों का अध्ययन करेगा। वैज्ञानिकों का कहना है कि एक कार के आकार के बने इस रोवर में कैमरा, माइक्रोफोन, ड्रिल्स और लेजर्स फिट किए गए हैं। इन अत्याधुनिक तकनीकों से लैस यह रोवर इस लाल ग्रह से चट्टानों के नमूने पृथ्वी पर लाएगा। बाद में इन नमूनों की मदद से प्राचीन जीवन के बारे में विश्लेषण किया जाएगा। इस साल के ग्रीष्मकाल का यह आखिरी मिशन है, जिसे फ्लोरिडा तट के एयरफोर्स स्टेशन से यूनाइटेड लॉन्च अलायंस एटलस 5 रॉकेट से छोड़ा गया है। इससे पहले हाल ही में चीन और संयुक्त अरब अमीरात ने भी अपने अपने मंगल मिशन की शुरुआत की है। नासा के मुताबिक इस रोवर मिशन से आगे चलकर मंगल ग्रह के बारे में कई तरह के सवालों से पर्दा उठेगा। मिशन की मदद से कई विकल्प सामने आएंगे, जिससे इस बात की संभावना भी बन सकती है कि 2030 तक खगोल वैज्ञानिकों को मंगल ग्रह पर उतारा जा सके। विशेषज्ञों की माने तो इस मिशन का परसेवरेंस नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि मंगल ग्रह पर किसी मिशन को भेजना काफी कठिन होता है और इसके लिए काफी दृढ़ता की जरूरत है। अमेरिका और रूस मात्र 2 ऐसे देश हैं जिन्होंने मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक स्पेसक्राफ्ट उतारा है। यह मिशन अमेरिका का नवा मिशन है। चीन ने भी इस मामले में प्रयास किया है। उसने मंगल ग्रह के लिए रोवर और ऑर्बिटर दोनों भेजे हैं। आपको बता दें कि वर्तमान में नासा के 2 लैंडर मंगल ग्रह पर काम कर रहे हैं। इनमें शामिल हैं 2018 का इनसाइट और 2012 का क्यूरियोसिटी रोवर। हाल ही में ITER यानी इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर ने ITER टोकामक की असेंबली की शुरुआत का उत्सव मनाया। फ्रांस में आयोजित इस कार्यक्रम की मेजबानी फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन द्वारा की गई। भारत सहित सभी ITER सदस्य देश इसमें शामिल रहे। इस मौके पर भारत ने क्रायोस्टैट, क्रायोजेनिक और क्रायो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सहायक हीटिंग डिवाइस, मल्टी मेगावाट पावर सप्लाई आदि के संदर्भ में अपने योगदान के बारे में बताया। दरअसल ITER क्रायोस्टैट भारत द्वारा बनाया गया है। क्रायोस्टैट एक प्रकार का चैम्बर होता है जो बहुत कम तापमान बनाए रख सकता है। ITER ने अपने पहले प्लाज्मा जनरेशन का लक्ष्य 2025 रखा है। प्लाज्मा की बात करें तो यह पदार्थ की ऐसी आयनित अवस्था है जो अत्यधिक तापमान पर इलेक्ट्रॉनों को परमाणु से अलग करने के बाद मिलती है। फ्रांस में स्थित ITER के निर्माण लागत में 45.6% के साथ सबसे बड़ी हिस्सेदारी यूरोपीय संघ की है। बाकी अन्य 6 देशों चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत द्वारा खर्च में प्रत्येक का 9.1% का योगदान दिया जाएगा। ITER का मकसद संसार के सबसे बड़े टोकामक का निर्माण करना है। टोकामक एक प्रायोगिक मशीन है जिसे फ्यूजन यानी संलयन की ऊर्जा का उपयोग करने के लिए डिजाइन किया गया है। टोकामक के अंदर परमाणुओं के संलयन के जरिए उत्पादित ऊर्जा को इसकी दीवारों में हीट के रूप में अवशोषित किया जाता है। फिर फ्यूजन पावर प्लांट इस हीट का उपयोग भाप बनाने और टरबाइन तथा जनरेटर के माध्यम से बिजली बनाने के लिए करता है। हरियाणा सरकार राज्य भर में पायलट बेसिस पर एरियल सीडिंग का परीक्षण कर रही है। इससे अरावली क्षेत्र के उन इलाकों में भी पौधारोपण करने में मदद मिलेगी जहां पहुंचना काफी मुश्किलों भरा है। अधिकारियों का कहना है कि पायलट प्रोजेक्ट से इस बात का भी काफी हद तक पता लग सकेगा कि एरियल सीडिंग तकनीक कितनी प्रभावी है। एरियल सीडिंग यानी हवा से बीज बोना, यह फसल रोपण की ऐसी तकनीक है जिसमें सीड बॉल्स का छिड़काव कुछ एरियल डिवाइसेस जैसे एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर या ड्रोन से किया जाता है। इन सीड बॉल्स में बीजों को मिट्टी के मिश्रण, मिश्रित खाद और दूसरे तत्वों से कवर किया जाता है। यह कोट इसलिए किया जाता है
ताकि सीड बॉल में पर्याप्त वजन हो और वे हवा में कहीं और तितर बितर ना हो जाएं। वे टारगेटेड एरिया में ही जाकर गिरें। इन बॉल्स को बाद में टारगेटेड एरिया में किसी ड्रोन की मदद से फैला दिया जाता है। इस तकनीक का सबसे बड़ा फायदा यही है कि जिन इलाकों तक पहुंचना मुश्किल है या जो क्षेत्र डिसकनेक्टेड हैं या फिर जहां काफ़ी ज़्यादा सीधी ढाल है, वहां अब फसल रोपण किया जा सकता है। इस तकनीक में एक खास बात और भी है कि बीज के अंकुरण और उसकी ग्रोथ पर बहुत अधिक ध्यान देने की ज़रूरत नहीं होती। यही वजह है कि इन सीड बॉल्स को फसल रोपण की फायर एंड फॉरगेट तकनीक भी कहा जाता है। चूंकि सीड बॉल पर कोटिंग की जाती है जिसमें मिट्टी, पोषक तत्वों और सूक्ष्म जीवों को शामिल किया जाता है, उसकी वजह से अब इनकी जुताई आदि करने की ज़रूरत नहीं होती। यह कवर इन बीजों को चिड़ियों, चींटियों और चूहों से भी बचाता है। कोविड महामारी के दौरान EVIN यानी इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क ने ज़रूरी टीकाकरण सुनिश्चित किया है। EVIN को नेशनल हेल्थ मिशन के तहत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा लागू किया जा रहा है। इसमें UNDP और GAVI द वैक्सीन अलायंस सहयोगी हैं। EVIN एक तकनीकी नवाचार पहल है। इसके जरिए देश भर में टीकाकरण की सप्लाई चेन को मजबूत बनाया गया है। इसमें वैक्सीन के स्टॉक और तापमान जैसी सूचनाओं का डिजिटलीकरण करके लोगों, तकनीक और प्रक्रियाओं को नज़दीक लाने की कोशिश की गई है। आपको बता दें कि नेशनल हेल्थ मिशन के 2 उप मिशन हैं, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन और नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन। इसके मुख्य कंपोनेंट्स में स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत बनाना और RMNCH+A यानी रिप्रोडक्टिव, मैटरनल, नियोनेटल, चाइल्ड एंड एडोलेसेंट हेल्थ और संचारी व गैर संचारी रोग शामिल हैं। हाल ही में किए गए एक अध्ययन में इस बात का पता चला है कि पशुओं में बीमारी को दूर करने के लिए एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। आकलन के बाद अब इस बात पर बहस छिड़ गई है कि हम जिस दूध का सेवन कर रहे हैं क्या वह सुरक्षित है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने अपने अध्ययन में बताया कि पशुओं में जिस तरह से एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल हो रहा है, उससे आगे चलकर इन पशुओं में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। CSE के मुताबिक डेयरी के मवेशियों में मैस्टाइटिस नाम का रोग एक आम बात है। मैस्टाइटिस यानी थनैला एक बीमारी है जिसमें पशुओं के थनों में सूजन आ जाती है। किसान इस बीमारी को दूर करने के लिए कई तरह के एंटीबायोटिक्स का अनियमित इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि दूध को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बना सकते हैं। जानकारों की माने तो ये एंटीबायोटिक्स बाजार में आसानी से मिल जाते हैं और किसान इनका इस्तेमाल बिना किसी पशु चिकित्सक की सलाह के करते हैं। लेकिन चिंता वाली एक और बात यह है कि दूध के जितने सैंपल लिए गए हैं उनमें एंटीबायोटिक्स की जांच पर बहुत अधिक ध्यान नहीं दिया गया है। इससे आगे चलकर लोगों के स्वास्थ्य पर गहरा असर पड़ सकता है। अमेरिका के खाद्य और औषध प्रशासन ने मैस्टाइटिस के इलाज के लिए जिन एंटीबायोटिक्स की मंजूरी दी है उनमें खासकर एमोक्सिसिलिन, सेफ्टियोफर, सेफापाइरिन, क्लोक्जिसिलिन आदि शामिल हैं। बीते दिनों गलवान घाटी गतिरोध को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार चीन की सीमा से लगे गांवों में रक्षा क्षेत्र की एक दूसरी पंक्ति तैयार करने की योजना बना रही है। इसके लिए इन क्षेत्रों में पर्यटन संबंधी गतिविधियों को बढ़ावा दिए जाने का विचार है। इस दिशा में पहला कदम ILP यानी इनर लाइन परमिट प्रणाली से उत्तराखंड में गंगोत्री क्षेत्र के कुछ हिस्सों को मुक्त करना होगा। इसके बाद राज्य का पर्यटन विभाग गांवों में घरों को होम स्टे के रूप में विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करेगा, जो सीधे गांव की अर्थव्यवस्था में भी मदद करेगा। उत्तराखंड चीन के साथ 350 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। अधिकांश सीमावर्ती गांवों में आजीविका के अवसरों की कमी के कारण वहां के लोगों को बाहर जाना पड़ता है। पर्यटन आधारित व्यवस्था विकसित होने पर पलायन को रोका जा सकेगा। साथ ही यह सीमावर्ती गांवों की सुरक्षा और निगरानी सुनिश्चित करेगा व सैनिकों को इससे अतिरिक्त सहायता भी मिलेगी। ILP एक आधिकारिक यात्रा दस्तावेज होता है। यह भारतीय नागरिकों के लिए संरक्षित राज्य क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए जरूरी होता है। राजस्थान कांग्रेस के मुख्य व्हिप ने राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है। दरअसल हाई कोर्ट ने राजस्थान विधानसभा स्पीकर को बागी विधायकों के खिलाफ अयोग्यता की कार्यवाही स्थगित करने का आदेश दिया था। भारत में व्हिप की अवधारणा ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था से ली गई है। यह राजनीतिक दल का ही एक सदस्य होता है जो संसद या विधानसभा में दल के प्रवर्तक के रूप में काम करता है। भारत में हर बड़ी राजनीतिक पार्टी एक व्हिप को नियुक्त करती है।
पार्टी अपने सीनियर सदस्य को चीफ व्हिप के तौर पर नियुक्त करती है, जो कि सदन में सदस्यों के व्यवहार और अनुशासन को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होता है। सदन में व्हिप की आज्ञा का उल्लंघन करने पर सदस्य को अयोग्यता की कार्यवाही का सामना करना होता है, लेकिन अगर किसी पार्टी के 2/3 सदस्य व्हिप का उल्लंघन करते हैं तो कार्रवाई नहीं की जा सकती। इसके अलावा कुछ ऐसे भी मामले हैं जिनमें व्हिप सदस्यों को निर्देश नहीं दे सकता, जैसे कि राष्ट्रपति के चुनाव। एक बात ध्यान रखने की है कि व्हिप शब्द का इस्तेमाल राजनीतिक पार्टियों द्वारा अपने सदस्यों को मतदान के संबंध में दिए गए आदेश के लिए भी किया जाता है। जब व्हिप जारी किया गया जैसे शब्दों का इस्तेमाल हो तो यहाँ पर अर्थ आदेश से है। राजनीतिक पार्टियों द्वारा जारी किए जाने वाले व्हिप 3 तरह के होते हैं: 1 लाइन, 2 लाइन और 3 लाइन व्हिप। 1 लाइन व्हिप पार्टी के सदस्यों को मतदान के बारे में सूचित करने के लिए किया जाता है। इसमें अगर सदस्य पार्टी लाइन से सहमत नहीं है तो अनुपस्थित रह सकते हैं। 2 लाइन व्हिप में सदस्यों को वोटिंग के समय उपस्थित रहने का निर्देश दिया जाता है। 3 लाइन व्हिप में सदस्यों को पार्टी लाइन के तहत वोट करने का निर्देश दिया जाता है। बीते दिनों रक्षा मंत्रालय ने डिफेंस प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी 2020 का ड्राफ्ट जनता के फीडबैक के लिए जारी किया। ड्राफ्ट पॉलिसी पर इनपुट और टिप्पणियां 17 अगस्त तक भेजी जा सकती हैं। इस ड्राफ्ट में 2025 तक एरोस्पेस और रक्षा वस्तुओं और सेवाओं में 1,75,000 करोड़ रुपए के टर्नओवर को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें इन क्षेत्रों से 35,000 करोड़ रुपए के निर्यात को भी शामिल किया गया है। सशस्त्र बलों की जरूरतों को पूरा करने के लिए एरोस्पेस और नौसेना जहाज निर्माण उद्योग सहित एक गतिशील, मजबूत और प्रतिस्पर्धी रक्षा उद्योग विकसित किए जाने का जिक्र भी ड्राफ्ट में है। ड्राफ्ट पॉलिसी आयात पर निर्भरता कम करने और घरेलू डिजाइन व विकास के माध्यम से मेक इन इंडिया पहल को आगे बढ़ाने के उद्देश्य को ध्यान में रखकर बनाई गई है। साथ ही इसका लक्ष्य रक्षा उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना और वैश्विक रक्षा मूल्य श्रृंखलाओं का हिस्सा बनना भी है। इन लक्ष्यों को पाने के लिए ड्राफ्ट पॉलिसी में कुछ फोकस क्षेत्रों के तहत कई रणनीतियों का जिक्र किया गया है। इसमें रक्षा खरीद के नियमों में सुधार लाना, एमएसएमई और स्टार्टअप को सहायता और उनका स्वदेशीकरण, संसाधनों के ऑप्टिमाइज उपयोग पर ध्यान, निवेश संवर्धन, एफडीआई और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा, नवाचार और अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा, गुणवत्ता आश्वासन और परीक्षण अवसंरचना का विकास और निर्यात प्रोत्साहन आदि शामिल हैं। संसद की श्रम पर स्थायी समिति ने कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी पर अपनी फाइनल रिपोर्ट लोकसभा स्पीकर को सौंप दी है। इस कोड में कामगारों की सामाजिक सुरक्षा से संबंधित 9 कानूनों को शामिल किया जाना है। बेरोजगारी बीमा और ग्रेच्युटी हासिल करने के लिए लगातार सेवा अवधि को 5 साल से कम करके 1 साल करने की बात की गई है। इसके अलावा कोड में निहित सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की फंडिंग के सोर्स को बताने की चर्चा है। रिपोर्ट में एम्प्लॉय की परिभाषा में विस्तार करने की बात की गई है, जिससे आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं को शामिल किया जा सके। एम्प्लॉयमेंट इंजरी की परिभाषा को मानक और समावेशी बनाने की बात की गई है, जिससे असंगठित क्षेत्र को भी शामिल किया जा सके। श्रम मंत्रालय से गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स की स्थिति बताने की बात की गई है। समिति के मुताबिक सामाजिक सुरक्षा की परिभाषा को सही ढंग से मॉडिफाई किया जाना चाहिए, जिसमें इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कन्वेंशन ऑन सोशल सिक्योरिटी में शामिल सभी 9 कंपोनेंट्स को मेंशन किया गया हो, मसलन स्वास्थ्य देखभाल, बीमारी लाभ, बेरोजगारी लाभ, वृद्धावस्था लाभ, एम्प्लॉयमेंट इंजरी बेनिफिट, परिवार लाभ, मातृत्व लाभ, इनवैलिडिटी बेनिफिट इत्यादि। आपको बता दें कि गिग वर्कर्स में स्वतंत्र रूप से काम करने वाले फ्रीलांस वर्कर्स शामिल होते हैं, जो कि लंबे समय के लिए कॉन्ट्रैक्ट में शामिल एम्प्लॉय के बजाय शॉर्ट टर्म के लिए काम करते हैं। वहीं प्लेटफॉर्म वर्कर्स से मतलब है कि व्यक्ति ऐप या वेबसाइट के जरिए ग्राहकों को अपनी सेवाएं देते हैं। इसे आप ऊबर के उदाहरण से समझ सकते हैं। ऊबर ऐप एक माध्यम है जिसके जरिए कोई व्यक्ति ग्राहकों को टैक्सी सुविधाएं उपलब्ध करा सकता है। हाल ही में CHRI यानी राष्ट्रमंडल मानवाधिकार पहल ने आधुनिक दास्ता से संबंधित रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया की कुल आधुनिक दास्ता के 40% लोग राष्ट्रमंडल देशों में रहते हैं। इस हिसाब से 2030 तक आधुनिक दासता को खत्म करने के अपने लक्ष्य से राष्ट्रमंडल देश काफ़ी पीछे हैं। CHRI ने यह रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय गुलामी विरोधी संगठन वॉकफ्री की मदद से बनाया है। इसे वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स के मौके पर जारी किया गया।
रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने समन्वय के मामले में अन्य देशों की तुलना में सबसे खराब प्रदर्शन किया है। आधुनिक दासता से निपटने के लिए भारत के पास न तो कोई राष्ट्रीय समन्वय निकाय है और न ही राष्ट्रीय कार्य योजना। आपको बता दें कि आधुनिक दासता में घरेलू नौकरों, बाल मजदूरों, वैश्यालयों में फंसे लोगों आदि को शामिल करते हैं। ये लोग शोषण करने वालों से धमकियों, हिंसा, जबरदस्ती और शक्ति के दुरुपयोग के कारण खुद को बचा नहीं पाते। CHRI एक स्वतंत्र, गैर पक्षपातपूर्ण, अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। यह राष्ट्रमंडल देशों में मानव अधिकारों की सुरक्षा के लिए काम कर रहा है। राष्ट्रमंडल 54 स्वतंत्र और समान संप्रभु वाले देशों का एक स्वैच्छिक संघ है। बीते दिनों 15वें वित्त आयोग द्वारा गठित हाई लेवल ग्रुप ऑन एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट HLEG ने अपनी रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट में ऐसी फसलों को बढ़ावा दिए जाने की सिफारिश की गई है जो आयात की स्थिति को दूर कर सके। आइए रिपोर्ट की कुछ प्रमुख सिफारिशों पर नजर डालते हैं। इसमें 22 फसलों के वैल्यू चेन पर फोकस करने की बात कही गई है, जो कि एक डिमांड ड्रिवन अप्रोच है। वैल्यू चेन क्लस्टर्स का समग्र रूप से समाधान वैल्यू एडिशन को ध्यान में रखते हुए निकालने की बात की गई है। राज्य आधारित निर्यात योजना का निर्माण करने की बात कही गई है, जिसमें सभी हितधारकों की भागीदारी शामिल हो। HLEG ने निजी क्षेत्र की कृषि क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाने की सिफारिश भी की है। कृषि से संबंधित लॉजिस्टिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, नवाचार सरीखे क्षेत्रों में इनके योगदान की सिफारिश की गई है। रिपोर्ट की माने तो केंद्र की भूमिका प्रोत्साहन देने वाले के रूप में होनी चाहिए। साथ ही वित्त पोषण और कार्यान्वयन को समर्थन देने के लिए एक मजबूत संस्थागत तंत्र के विकास की बात भी रिपोर्ट में रखी गई है। HLEG का मानना है कि कुछ वर्षों में भारत के कृषि निर्यात में $40 अरब से बढ़कर $70 अरब तक पहुंचने की क्षमता है। इसके लिए कृषि निर्यात में इनपुट सामग्रियों, बुनियादी ढांचा, प्रसंस्करण और मांग बढ़ाने के उपायों पर $8 से $10 अरब का निवेश होने का अनुमान है। निर्यात में इस वृद्धि से 70 लाख से 1 करोड़ नौकरियों में इजाफा होने का अनुमान है। साथ ही इससे कृषि उत्पादकता और किसानों की आय भी बढ़ेगी। यूनिसेफ और प्योर अर्थ ने मिलकर शीशे के नुकसान से जुड़ी अपनी तरह की रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट को द टॉक्सिक ट्रुथ, चिल्ड्रंस एक्सपोजर टू लेड पॉल्यूशन अंडरमाइंस अ जनरेशन ऑफ फ्यूचर पोटेंशियल नाम दिया गया है। इसके मुताबिक दुनिया के 1/3 बच्चे यानी लगभग 800 मिलियन बच्चे जहरीले पदार्थ लेड यानी सीसा से प्रभावित हैं। इनमें से लगभग आधे बच्चे दक्षिण एशिया से हैं। बच्चों के रक्त में सीसे की मात्रा 5 माइक्रोग्राम प्रति डेसीलीटर या उससे अधिक थी, जबकि WHO के मुताबिक सीसे की ऐसी कोई मात्रा नहीं है जिसका कोई खतरनाक प्रभाव ना हो। बचपन में सीसे का प्रभाव बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य और व्यवहार पर बुरा असर डालता है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में बच्चों पर किए गए अध्ययन से पता चलता है कि सीसे के प्रभाव के चलते IQ लेवल 4 पॉइंट्स कम हो सकता है। आपको बता दें कि सीसा एक शक्तिशाली न्यूरोटॉक्सिन है। रिपोर्ट में सीसे के फैलाव के कारणों पर भी बात की गई है। मसलन मध्यम और कम आय वाले देशों की गैर औपचारिक अर्थव्यवस्था में लेड एसिड बैटरीज की रिसाइकलिंग होना, लेड आधारित फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूरों के बच्चे भी इससे प्रभावित होते हैं। रिपोर्ट में घरों में यूज होने वाले कॉस्मेटिक्स और एक भारतीय प्रचलित दवा घसार्ड में भी सीसा पाया जाता है। घसार्ड टॉनिक के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। भारतीय उपमहाद्वीप में महिलाओं द्वारा प्रयोग किए जाने वाले सिंदूर में भी सीसा पाया जाता है। एक हालिया अध्ययन में बताया गया है कि आने वाले 80 सालों में तटीय बाढ़ों की संख्या में 50% का इजाफा हो सकता है। इससे वैश्विक GDP का 20% यानी लगभग $14.8 ट्रिलियन तक की संपत्ति का नुकसान हो सकता है। यह विश्लेषण स्प्रिंगर नेचर की साइंटिफिक रिपोर्ट्स में प्रकाशित किया गया था, जिसमें इस बात पर ध्यान खींचा गया कि जलवायु परिवर्तन का सामाजिक और वित्तीय प्रभाव क्या होगा। रिपोर्ट में बताया गया है कि जिस तरह से जलवायु परिवर्तन में तेजी आ रही है, उससे वैश्विक स्तर पर भयानक बाढ़ों की चपेट में आने वाली भूमि में 2,50,000 वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा का इजाफा होगा। इसका असर यह होगा कि और 77 मिलियन लोगों का जीवन खतरे में होगा। जानकारों का कहना है कि गर्म होती जलवायु की वजह से समुद्री जलस्तर बढ़ रहा है, क्योंकि तापमान बढ़ने से जल का प्रसार होता है। ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा असर ग्लेशियर्स पर हुआ है। उनके पिघलने की दर बढ़ती जा रही है। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन की वजह से निरंतर उठने वाली ऊंची समुद्री तरंगों की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ रही है,
जिसके चलते तटीय बाढ़ों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। यमुना नदी में अमोनिया का स्तर बढ़ने के बाद दिल्ली जल बोर्ड को पानी का प्रोडक्शन 25% कम करना पड़ रहा है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक पीने के पानी में अमोनिया की अधिकतम मात्रा 0.5 ppm यानी पार्ट्स पर मिलियन होना चाहिए। वर्तमान में दिल्ली जल बोर्ड के पास लगभग 0.9 ppm तक ट्रीट करने की क्षमता है। आपको बता दें कि अमोनिया एक रंगहीन गैस है। यह पर्यावरण में प्राकृतिक तौर पर पाई जाती है। यह सामान्य तौर पर कार्बनिक अपशिष्ट पदार्थों के टूटने से उत्पन्न होती है। इसे एक औद्योगिक रसायन के तौर पर उर्वरक, प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर, डाई जैसे उत्पादों के लिए प्रयोग किया जाता है। अगर पानी में अमोनिया की मात्रा 1 ppm से अधिक है तो यह मछलियों के लिए जहरीली मानी जाती है। इंसान अगर लंबे समय तक 1 ppm या उससे अधिक स्तर के अमोनिया वाले पानी को पीते हैं तो उनके आंतरिक अंगों को नुकसान पहुंच सकता है। अमोनिया उद्योगों से निकलने वाले अपशिष्ट या अनट्रीटेड सीवेज के जरिए पानी में पहुंचती है। लंबे समय के लिए इसके समाधान के 2 उपाय हैं। पहला, नदियों में खतरनाक पदार्थों के छोड़े जाने को लेकर सख्त गाइडलाइंस का लागू किया जाना, और दूसरा उपाय है अनट्रीटेड सीवेज पानी में सीधे ना पहुंचे। पर्यावरणविद और विशेषज्ञ जिस सतत तरीके पर सहमत हैं उसके मुताबिक नदी में एक न्यूनतम मात्रा में पानी का बहाव हमेशा सुनिश्चित हो, जिसे इकोलॉजिकल फ्लो भी कहा जाता है। लेकिन हरियाणा और दिल्ली में इसे लेकर सहमति नहीं बन पाई है। 1 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की 100वीं पुण्यतिथि के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी में जन्मे बाल गंगाधर तिलक का निधन 1 अगस्त 1920 को हुआ था। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल को लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता था। बाल गंगाधर तिलक ने ही नारा दिया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। उन्होंने दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की। ब्रिटिश लेखक वैलेंटाइन शिरोल ने उन्हें भारतीय असंतोष का जनक कहा था। उन्होंने केसरी और मराठा जैसे अखबारों की शुरुआत की। उनकी प्रमुख पुस्तकों में द आर्कटिक होम इन द वेदास शामिल है। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में एकता लाने के लिए प्रतीक के तौर पर गणेश और शिवाजी उत्सव को बड़े पैमाने पर मनाना शुरू किया। ब्रिटिश सरकार ने उन पर सेडिशन यानी राजद्रोह के चार्जेस लगाए, जिसके लिए उन्हें वर्तमान म्यांमार के मांडले जेल में 6 साल की सजा काटनी पड़ी। यहीं पर उन्होंने अपनी पुस्तक गीता रहस्य लिखी। बीते दिनों नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन ने एम आईक्रेस्ट कार्यक्रम को लॉन्च किया। इसमें बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और वाधवानी फाउंडेशन ने सहयोग किया है। एम आईक्रेस्ट में जहां एम का मतलब अटल इनोवेशन मिशन से है, वहीं आईक्रेस्ट का मतलब है इनक्यूबेटर कैपेबिलिटीज एनहेंसमेंट प्रोग्राम फॉर अ रोबस्ट इकोसिस्टम फोकस्ड ऑन क्रिएटिंग हाई परफॉर्मिंग स्टार्टअप्स। कार्यक्रम को लॉन्च करने का मकसद देश में इनक्यूबेटर इकोसिस्टम को बढ़ावा देना है। इनक्यूबेटर इकोसिस्टम यानी ऐसी व्यवस्था जिसमें नवाचार को आगे बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हों। देश में यह अपनी तरह की पहली पहल है जो निचले स्तर पर भी नवाचार को एडवांस करने के लिए शुरू की गई है। अटल इनोवेशन मिशन और इन संगठनों की संयुक्त पहल से देश को नवाचार और उद्यमशीलता के मद्देनज़र वैश्विक अनुभव का लाभ मिलेगा। एम आईक्रेस्ट को इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि देश में इनक्यूबेटर इकोसिस्टम सुचारू हो सके और देश भर में यह अटल इनोवेशन मिशन के इनक्यूबेटर की समृद्धि के लिए काम करे। इस प्रोग्राम का लक्ष्य है कि इनक्यूबेटर के क्षमता निर्माण से भी आगे जाने की कोशिश की जाए। नीति आयोग का मानना है कि वैश्विक महामारी के इस दौर में यह कोशिश ज्ञान सृजन में स्टार्टअप उद्यमियों को काफ़ी सपोर्ट करेगी। अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग की एक फ्लैगशिप पहल है जिसे देश में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था। AIM एक अम्ब्रेला इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर भी काम करता है। केंद्र, राज्य और क्षेत्र आधारित इनोवेशन योजनाओं में नवाचार नीति को किस तरह शामिल करना है, AIM इसके लिए भी अपनी अहम भूमिका निभाता है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट कीजिए www.drishtias.com पर। लेकिन चलते चलते डालते हैं कुछ छोटी मगर ज़रूरी खबरों पर नज़र।
ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने भारत में कोविशील्ड के दूसरे और तीसरे चरण के क्लिनिकल परीक्षण करने के लिए पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को मंजूरी दे दी है। यह ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका द्वारा बनाया गया कोविड-19 वैक्सीन है, जिसे AZD1222 या CHADOX1N-COVID-9 भी कहा जाता है। अपने पहले चरण के परीक्षण में कोविशील्ड कोविड-19 के खिलाफ मनुष्यों में एक प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को ट्रिगर करने में सफल रहा है। महाराष्ट्र में अकोला में भारत एयर फाइबर सेवाओं का उद्घाटन किया गया है। यह भारत सरकार के डिजिटल इंडिया पहल के अंतर्गत BSNL द्वारा शुरू की गई सेवा है। इसमें निवासियों को मांग पर वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन दिया जाएगा। इसमें BSNL के लोकेशन से 20 किलोमीटर की सीमा तक अधिकतम 100 Mbps स्पीड के साथ BSNL फाइबर टू द होम वायरलेस कनेक्टिविटी प्रदान किया जाएगा। ब्रिटेन महात्मा गांधी की स्मृति में एक सिक्का जारी करने की योजना बना रहा है। दरअसल यह विचार अश्वेत, एशियाई और अन्य अल्पसंख्यक जातीय समुदायों के लोगों की उपलब्धियों को दर्शाने की एक पहल है। बीते 1 अगस्त को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस के रूप में मनाया गया। यह मुस्लिम महिला विवाह पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 के पारित होने की पहली वर्षगांठ का अवसर था। इस कानून के बाद ट्रिपल तलाक एक क्रिमिनल ऑफेंस बन गया था। नेपाल के विदेश मंत्री ने भारत, नेपाल और यूनाइटेड किंगडम के बीच गोरखा सैनिकों की सैन्य सेवा से संबंधित 1947 के त्रिपक्षीय समझौते को निरर्थक बताया है। भारत की आजादी के बाद इस समझौते से ब्रिटिश और भारतीय सेनाओं के बीच गोरखा रेजिमेंट्स को विभाजित करने का निर्णय लिया गया था। समझौते के मुताबिक ब्रिटिश और भारतीय सेवा में गोरखा सैनिकों की सेवा शर्तें ब्रिटिश और भारतीय नागरिक की तरह ही रहनी थी। हाल ही में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने ग्रामोदय विकास योजना के तहत अगरबत्ती के निर्माण में शामिल कारीगरों के लाभ के लिए एक कार्यक्रम को मंजूरी दी है। इस कार्यक्रम की शुरुआत में 4 पायलट प्रोजेक्ट शामिल होंगे। खादी और ग्रामोद्योग उद्योग इस क्षेत्र में काम करने वाले कारीगरों को प्रशिक्षण और असिस्टेंस के साथ साथ काम और कच्चा माल उपलब्ध कराएगा। संयुक्त अरब अमीरात ने अरब दुनिया के पहले परमाणु ऊर्जा संयंत्र का परिचालन शुरू किया है। दक्षिण कोरियाई टेक्नोलॉजी का उपयोग करने वाले बाराकाह संयंत्र के 4 रिएक्टरों में से एक में परमाणु विखंडन शुरू हो गया है। दरअसल इसकी शुरुआत 2017 में ही होनी थी, पर सुरक्षा कारणों से इसमें देरी हुई। बीते दिनों लेबनान की राजधानी बेरूत में एक भयंकर विस्फोट हुआ। इस घटना में अब तक सैकड़ों लोगों के मरने और हजारों लोगों के घायल होने की खबरें सामने आई हैं। लेबनान की सरकार ने अमोनियम नाइट्रेट को इसका कारण बताया है। दरअसल वहां पर पिछले 6 सालों से लगभग 2700 टन अमोनियम नाइट्रेट भंडारण में रखा गया था। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय डॉक्टर हर्षवर्धन ने विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 का शुभारंभ किया। यह पहल 6ठी से 11वीं कक्षा के स्कूली छात्रों के बीच विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है। इसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले छात्रों की पहचान करने के लिए डिजाइन किया गया है। चीन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जम्मू कश्मीर की स्थिति का मुद्दा फिर से उठाया है। पिछले साल धारा 370 के तहत जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को निरस्त करने के बाद यह मुद्दा तीसरी बार उठाया गया है। इससे पहले चीन ने जम्मू कश्मीर में भारत के कदम को इलीगल और इनवैलिड कहा था। जवाब में भारत ने चीन को भारत के आंतरिक मामले में दखल न देने की सलाह दी थी। ISA फ्रेमवर्क समझौते में संशोधन किया गया है, जिसे ISA सदस्य देशों की अपेक्षित संख्या से आवश्यक अनुमोदन मिलने के बाद लागू कर दिया गया है। नए संशोधित ISA फ्रेमवर्क समझौते के मुताबिक संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने की अनुमति होगी। दरअसल पहले इसका सदस्य होने के लिए किसी देश का आंशिक या पूर्ण रूप से कर्क और मकर रेखा के बीच में स्थित होना जरूरी था। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया है। इसके मुताबिक संघीय एजेंसियों को अमेरिकी नागरिकों या ग्रीन कार्ड धारकों के स्थान पर H-1B वीजा धारकों और अन्य विदेशी कर्मचारियों को नियुक्त करने से रोक दिया गया है। यह कार्यकारी आदेश उन भारतीय कंपनियों के कर्मचारियों को भी प्रभावित करेगा जो संघीय एजेंसियों के साथ कॉन्ट्रैक्ट पर हैं। हमारी टीम कोशिश करती है कि आपको दी गई खबरों में एक भी गलती ना हो, लेकिन यदि किसी सोर्स या ह्यूमन एरर की वजह से ऐसी गलती हो जाती है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उस गलती को सुधार कर पिन कर दिया जाता है और यह आपको कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर दिखाई देता है।